इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट S is equal to union of the intervals this and this and T contains the element 0 1 2 3, then which of the following statement is oblique or true? Before I do this question, I will tell you how to find the number of functions from A to B where A is the domain of the function and B is the codomain of the function. वैसे तो ये सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. Suppose set A contains 5 elements A, B, C, D, E, and suppose B contains 3 elements alpha, beta and gamma. To find the number of functions, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी एरो डायग्राम फंक्शन को तब रिप्रेजेंट करता है यदि डोमेन के हर एक एलिमेंट से एक और केवल एक एरो निकलनी चाहिए. Therefore, to find the number of functions, यहां से जो एरो निकलेगी वो इन तीनों में से कहीं भी जा सकती है. This arrow can go in 3 ways. B से जो एरो निकलेगी वो भी 3 तरीके से जा सकती है. C से जो एरो निकलेगी वो भी 3, that is 3 to the power 5, that is 243 functions are possible from A to B. और इस क्वेश्चन में डोमेन जो है वो यूनियन ऑफ दीज इंटरवल्स हैं, that is S contains the elements 0 to 1 union, 1 to 2 union, 2 to 3, and T contains the element 0, 1, 2 and 3, and I have to find the number of functions from S to T. जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, to find the number of functions, इसके किसी भी एलिमेंट से जब एरो निकलेगी वो इनमें से कहीं भी जा सकती है. देखो इसके किसी भी एलिमेंट से जो एरो निकलेगी that can go in 4 ways, 4, लेकिन 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. Therefore, the number of functions in this case will be 4 to the power infinity, that is infinity. Hence, the first choice becomes the correct choice. And choice B is clearly wrong choice. To understand it, suppose दो sets हैं A and B और A में elements हैं से 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 और B में elements हैं से 7, 8, 9, 10, 11. And if I want to find how many strictly increasing functions are possible from A to B, then I will say no, 0, क्योंकि strictly increasing function from A to B is not possible. क्योंकि suppose 1 से कोई एरो निकली और वो 8 पे चलेगी तो 2 से जो एरो निकलेगी वो इनमें से कहीं जाएगी से वो यहाँ चलेगी, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स की एरो यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं. मेरा कहने का मतलब है कि यदि B में A से कम एलिमेंट्स होंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स A से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. यदि B में A से कम एलिमेंट होंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फिर पॉसिबल ही नहीं होगा. और इसमें तो S में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, T में केवल 4 एलिमेंट्स हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा. एंड टू डू द थर्ड पार्ट आपको एक थ्योरम समझनी होगी. दिस इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम and it is applicable only for continuous function. And what this theorem says, see, suppose f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 3 to 7 और कोडोमेन है 2 to 9. Suppose the graph is and suppose the graph is this. Suppose यहाँ का y coordinate 3 है और मैं बोलूं कि fx की वैल्यू 3 कब होगी. You will say x की इस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू 3 हो जाएगी. मैं बोलूं fx की वैल्यू 8 कब होगी. ये 8. मैं बोलूंगा x की इस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू 8 हो जाएगी. से यहाँ का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट बीटा है. इंटरमीडिएट वाली थ्योरम ये कहती है कि
एफ एक्स की वैल्यू 3 ली है, एफ एक्स की वैल्यू 8 ली है, तो 3 और 8 के बीच की सारी वैल्यूज एफ एक्स जरूर लेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मैं बोलूं एफ एक्स की वैल्यू 5 कब होगी, तो ये होगी x, इस वैल्यू के लिए एफ एक्स 5 हो जाएगा। एफ एक्स ने दो अलग अलग वैल्यूज ले ली और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x के बीच में फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि इनके बीच की सारी वैल्यूज एफ एक्स जरूर लेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, और जो दो अलग अलग वैल्यूज की मैंने बात की है उन दोनों के बीच में x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना भी जरूरी है। मतलब कि अल्फा और बीटा के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड हो जाए। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है, और जिन दो पॉइंटों की मैंने बात की है उनके बीच में फंक्शन का हर एक पॉइंट पे डिफाइन होना भी जरूरी है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट द मोस्ट 120। मैं प्रूव करूंगा कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज 64। इस प्रूफ को समझने के लिए पहले एक बात पे ध्यान दो कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, 1 से लेकर 2 तक की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स कांस्टेंट रहना चाहिए, 3 से लेकर 4 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन का कांस्टेंट रहना जरूरी है। क्योंकि यदि 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट ना रहा तो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन वायलेट कर जाएंगी। सी वाई। सपोज 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। यदि कांस्टेंट नहीं है, सपोज एफ 1/2 की वैल्यू से 2 आ जाती है, एफ 2/3 की वैल्यू से 3 आ जाती है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से एफ एक्स ने वैल्यू 2 ली है, एफ एक्स ने वैल्यू 3 ली है, तो 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज एफ एक्स को लेनी पड़ेंगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। लेकिन 2 और 3 के बीच की वैल्यूज एफ एक्स ले ही नहीं पाएगा। एफ एक्स की वैल्यू केवल 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। 2 और 3 के बीच की वैल्यूज एफ एक्स तो ले ही नहीं पाएगा क्योंकि वो सारी वैल्यूज कोड डोमेन में ही नहीं है। मतलब कि 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज के लिए फंक्शन कांस्टेंट ना रहा तो ऐसा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता कि एफ 1/2 के लिए 2 है तो एफ 3/2 के लिए 3 नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है। इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस वायलेट नहीं हो रही। मानता हूं कि फंक्शन जो है एस के ऊपर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यह भी कहती है कि एफ एक्स की वैल्यू 2 ली है, एफ एक्स की वैल्यू 3 ली है, तो 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज एफ एक्स को लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक कंडीशन वो भी तो बोली थी मैंने, ये सब होने के लिए 1/2 से लेकर 3/2 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। तो क्योंकि फंक्शन यहां से लेकर यहां तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए कंडीशन ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम इज नॉट वायलेटिंग। वायलेट तब करती यदि फंक्शन 1/2 से लेकर 3/2 तक की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता, जैसा कि मैंने 1/2 से लेकर 2/3 तक की वैल्यूज के लिए कहा था। मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू इनमें से कोई होगी। एंड नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो इनमें से कोई ना कोई होगी। दैट इज फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स कैन हैव वन ऑफ दीज 4 पॉसिबल आंसर्स। अब 1 से लेकर 2 तक की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगेन वो कांस्टेंट इनमें से ही कोई ना कोई होगा, दैट इज 4। ऐसे ही 3 से लेकर 4 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट वैल्यू इनमें से कोई होगी, दैट इज 4 वेज, दैट इज 4 क्यूब, दैट इज 64। Therefore 64 continuous functions are possible from A to B. And to check the fourth choice, every continuous function from S to T is differentiable. Yes, it is true. क्योंकि 0 से लेकर 1 तक fx कांस्टेंट है, तो 0 से लेकर 1 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव 0 होगा। 1 से लेकर 2 तक की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट होगा और डेरिवेटिव 0 होगा। 3 से लेकर 4 तक भी डेरिवेटिव 0 होगा। Therefore, every continuous function from S to T is differentiable वाली बात करेक्ट हो जाएगी।